नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आज भाजपा ने अपनी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। 10वां बजट। पूरा दशक बीजेपी की सरकार रही। 10 बजटों का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया। बहुत कम देश के ऐसी सरकारें या वित्त मंत्री हुए हैं जिन्होंने 10 सालों तक बजट पेश किया है। सबसे छोटा बजट, हालांकि निर्मला सीतारमण ने भी 10 साल तक लगातार बजट पेश नहीं किया है, लेकिन एनडीए नेतृत्व वाली सरकार ने तो 10 साल तक बजट पेश किया है। सबसे छोटा बजट था ये इस बार का। सबसे कम समय का भाषण हुआ, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस बजट से बहुत बड़ी देखने को मिली। तमाम राजनीतिक दलों के इस पर वार पलटवार हुए, प्रतिक्रिया आई। सत्ता दल ने इसे अमृतकाल का सुनहरा बजट बताया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने ये कहा कि इस बजट में भाषण में शब्द बड़े बड़े थे, सिर्फ आंकड़ों के साथ जादूगरी थी, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं था। इसी बीच यूपी से भी एक प्रतिक्रिया निकल के आई और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने खराब बजट पेश करने का 1 दशक का लंबा रिकॉर्ड बना दिया है। ये बीजेपी का जो अंतरिम बजट है, ये अंतिम बजट साबित होगा। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जो लिखा, उसमें ये भी शामिल किया कि गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ नहीं था। तो ये अखिलेश यादव की तमाम प्रतिक्रियाएं, विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रियाओं के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हास्यास्पद रहा इस पूरे बजट में, वो हास्यास्पद चीज़ ये रही कि निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि लोगों की महंगाई जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, लोगों की आमदनी बढ़ी है। लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार लोगों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और लोगों की सेविंग्स कम होती जा रही है महंगाई से, और जो लोगों की अधिकतर सेविंग्स है वो महंगाई से लड़ने के लिए जा रही है। तो निर्मला सीतारमण ने अगर अपने सबसे बड़े बैंक की भी ये बात सुन ली होती तो वह इस तरह का बयान नहीं देती। लेकिन ये अपने आप में एक हास्यास्पद था, क्योंकि मध्यम वर्ग जो सबसे ज़्यादा करदाता के रूप में है इस देश में, उनके करदाताओं को या उनको करों में किसी भी तरह का टैक्स स्लैब में छूट नहीं मिली है दर्शकों, और ये सबसे ज़्यादा परेशानी की स्थिति है। राम मंदिर का जिक्र किया निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण के भीतर, तो उसको सुनकर, और परिवारवाद का, खास तौर पर परिवारवाद का जिक्र किया निर्मला सीतारमण ने अपने पूरे बजटीय भाषण में, तो उसको सुनकर ऐसा लगा कि एक वित्त मंत्री भाषण नहीं दे रहे, भाषण दे रही हैं एक भाजपा की नेता किसी राजनीतिक ग्राउंड में। क्योंकि आज समझ में नहीं लगा कि जब वित्त मंत्री बजटीय भाषण अपना पेश कर रही थी और अंतरिम बजट था, तो उसमें आखिर परिवारवाद का जिक्र करने का क्या आधार था, क्या मतलब था। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने परिवारवाद को खत्म कर दिया, तो परिवारवाद को खत्म करने से किस तरीके से बजट को फायदा मिला ये भी समझाना चाहिए था, लेकिन निर्मला सीतारमण इस बात से किनारा कर गई। तो राजनीतिक आकांक्षाओं पर ये बजट पूरी तरीके से लिखा गया था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के इर्द गिर्द इस बजट को बुना गया था, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा मिले। सबसे मजे की बात यह है कि वित्त मंत्री ने अपने पूरे भाषण में इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया कि जो 18 लाख करोड़ का डेफिसिट कर्जा है, उसको सरकार किस तरीके से, किस रूप में कम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अमृतकाल वाले भारत में सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जो देश के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, यानी सरकार को अपने खर्चे चलाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, उसमें किस तरीके से भारत सरकार कमी करने वाली है, इस पे कोई एक ठोस नीति और दिशा इस बजट में देखने को नहीं मिली। तो ये तमाम आम लोगों की आकांक्षाओं वाले बजट से ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं वाला बजट लगा।
इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे बजट पर क्या कह रहे हैं वो भी आप लोग सुनिए। मैंने ये बजट को बहुत गौर से सुना और इस बजट में खासकर गरीबों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए और मिडिल क्लास के लिए भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। और दूसरा जो है, ये अंतरिम बजट रहने की वजह से उन्होंने कोई ठोस अनुष्ठान करने का बजट नहीं दिया। सिर्फ काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। उसमें कितने पूरे हो गए और कितने बाकी है, और बजट में उन वायदों का क्यों नहीं जिक्र किया। आप तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, तो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये 10 साल में हमने ये वायदे किए थे और ये निभाए, लेकिन वो उन्होंने कभी नहीं दिया। वो हमेशा 2014 की ही बात करते, 14 से पहले क्या था, क्योंकि ऐसा उनको महसूस होता है कि 2014 में ही देश को आज़ादी मिली है और मोदी जी आने के बाद ही देश डेमोक्रेसी को देख रहा है और प्रधानमंत्री बने हैं। नहीं तो बाकी पहले प्रधानमंत्री कोई नहीं थे या यहाँ पर लोकतंत्र भी नहीं था। इस भाषा में उन्होंने अपना बजट पेश किया है। मैं पूछता हूँ सच, उन्होंने जो वायदे किए थे 2 करोड़ नौकरियों का कहाँ तक पहुँचा? 15-15 लाख रुपए काले धन बाहर से लाकर देने का, और किसान का इनकम डबल करने का, एमएसपी बढ़ाने का, ये सब उन्होंने कहना था। पहले हमने ये वायदा किया था एमएसपी का, आज ये है। पहले हमने ये वायदा किया था इनकम डबल बनाने का, अब ये है। इसके बारे में कोई जिक्र उनका नहीं है, उन्होंने पूरा भी नहीं किया। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किए थे, क्या पूरे हो गए, अधूरे हैं? कहाँ तक आपने कंप्लीट किया, वो भी आपने नहीं बताया। उसके बाद मैं और एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूपीए के दौरान एग्रीकल्चर जो डेवलप होता था 4% औसत होती थी, 4% ग्रोथ होती थी, लेकिन आज वो 4% घटकर केवल 1.8 कैसे हो गया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। कृषि का विकास दर 4.6 था, वो इस साल 1.8 है। यूपीए के दौरान हमारी खेती 4% थी, औसत से बढ़ती थी, वो आधा क्यों हुआ? और 31 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं, और वो आत्महत्या मजबूरी में करते हैं, तो क्यों आप उसको रोक नहीं पाए? उसके बारे में इसके में कुछ नहीं है। और शिक्षा का भी बजट
उन्होंने आप लोगों ने सुना दर्शकों, और आप लोगों को क्या लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार है, जो सबसे ज्यादा कर देता है इस देश में, उनके टैक्स स्लैब में किसी तरह की कमी ना करना और बिजनेसमैन के कॉर्पोरेट टैक्सेस में 22% उस स्लैब को ले आना, इसको आप एक राजनीतिक चौसर पर, 2024 के राजनीतिक चौसर पर क्या एक राजनीतिक बिसात के रूप में देखते हैं? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल राइट।